हाइट पे जाओगे, जितनी आप हाइट पे जाओगे तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कम होती जाती है। जितनी आप हाइट पे जाते जाओगे, आपकी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो क्या, उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने याद रखना है, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप हाइट पे जाते हो, नारायण कान स्कर्दू जाते हो, तो क्या होता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, जो आपका एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं PiO2। ठीक है, आई का मतलब है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन, मतलब जो आप इंस्पायर करोगे ऑक्सीजन वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप हाइट पे चले गए हो। जब आप इंस्पायर कम ऑक्सीजन करोगे तो आपकी जो आर्टरी होगी, जो आपकी आर्टरी होगी, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन भी कम होगा, आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन कम जाएगा। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा तो आपके जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, जो आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ब्रेन में कीमो रिसेप्टर्स जो हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे कि भाईजान ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम है तो आपका ब्रेन कहेगा कि चलो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम वेंटिलेशन ज्यादा कर दो, जो सांस रेस्पिरेटरी रेट है उसको ज्यादा कर दो, मतलब जल्दी जल्दी से सांस लो। जब जल्दी जल्दी से सांस लोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो आपकी नॉर्मल आ जाएगी, जो पार्शियल आर्टरी का ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन नॉर्मल हो जाएगी। बट क्या होगा, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मैंने कल बताया था, अगर हम छोटा ए लिखे तो क्या होगा, आर्टरी, और अगर हम बड़ा ए लिखे तो एल्वोलाई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी आर्टरी की कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, ये मैं समझाता हूं, देखो, फर्ज करो, ये मैं इधर समझाता हूं, ये आपका क्या है, एल्वोलाई है, ये क्या है, ये आपकी क्या है जी, ये वेसल है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ने हवा से ब्लड में आना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन ने हवा से ब्लड में आना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने बॉडी से बाहर जाना होता है। जब आप तेज तेज सांस लोगे तो जो ऑक्सीजन है वो तो पूरी हो जाएगी, वो तो नॉर्मल हो जाएगी, बट जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाएगी, ये ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाएगी। जब आप तेज तेज सांस लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम ज्यादा रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आर्टरी होगी उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो क्या होगा, अब आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है, नॉर्मली ये एसिडिक होती है। आप, मैंने कई दफा आपको बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी, एसिड की कमी हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस, अल्कलोसिस। ठीक है, तो इस तरह होता है जब आप नारायण कागान जाते हो। आपने गौर किया होगा, आप अगर कोई नारायण कागान आप में से गया है तो आपने गौर किया होगा, जब आप बाबूसर टॉप जाते हो ना, बाबूसर टॉप आई थिंक 2000 मीटर ऊंची है, काफी ऊंची है वो बाबूसर टॉप। तो अगर आप वहां पे जाते हो ना तो उसमें काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, या फिर उनका वो कहते हैं कि मेरा सर दर्द चकराने लग गया। तो वो कुछ भी नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, आपको सबसे पहले आपका सर दर्द करेगा, मैंने कहा था ना कि इस तरह का कोई भी सिम्टम आएगा तो सबसे पहले आपको हेडेक होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, नोजिया, ठीक है, नोजिया होगा, आपको उल्टी आने की कोशिश, उल्टी आएगी, या फिर आपको वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, या फिर आपको क्या होगी, लाइटेडनेस। ठीक है, लाइटेडनेस, आपका जो सर होगा वो भरा भरा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्यों होता है, देखो मैं सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। आप में से कोई बंदा जाता है नारायण कागान, और वो कराची से उठ के गया, सी लेवल पे गया, और वो इतनी पहले हाइट पे नहीं गया हुआ, तो चूंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होती है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या कहेगी कि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा सांस लेगी। क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ज्यादा सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव हो जाएगी, नॉर्मल से भी ज्यादा रिमूव हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होगी, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो पीछे बच जाएगी बेस, अल्कलोसिस हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जब भी होती है पेशेंट को तो ये वाले सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, और लाइटेडनेस। इसलिए आपने गौर किया होगा जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो अक्सर आप लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो इट इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब हम इसको समझते हैं कि अगर आप मतलब काफी लंबे अरसे तक क्रॉनिक इंक्रीज वेंटिलेशन, मतलब कि आप काफी लंबे अरसे तक बिश्कीक रहते हो या नारायण कागान रहते हो, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो वेंटिलेशन रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, आप पहाड़ों पे ज्यादा तेजी तेजी से सांस लोगे। और क्या क्या चेंज आएगा, देखो गौर से देखना, बहुत आसान है। आपका जो एरिथ्रोपोइटिन है, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसने आरबीसी, हमने हिमाटोलॉजी में पढ़ा था,
कि किडनी एक हार्मोन बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, जिसने आरबीसी को स्टिमुलेट करना होता है। अब आपकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं पूरी हो रही, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज कर देगी। एरिथ्रोपोइटिन को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिससे क्या होगा, आपका जो हिमेटोक्रेट है, जो हिमेटोक्रेट लेवल है, नॉर्मल कितना होता है, 45% होता है, 42 से 45% होता है, ये 45 से भी ऊपर चला जाएगा। और जो आपकी हीमोग्लोबिन है, जो आपकी हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल कितनी होती है, जो मर्द हजरात है इनमें होती है 14.5 से लेके 17.5 तक, और जो फीमेल्स होती हैं इनमें होती है 12.5 से लेके 16.5, और ये हर लैब की अपनी वैल्यू होती है, लेकिन मैंने जो पढ़ी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी ये नॉर्मल वैल्यू होती है। तो आप जब भी पहाड़ों पे जाते हो, अगर आप थोड़े अरसे के लिए रहते हो, तो आपका एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, जिससे हेमेटोक्रेट और हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, आपके जो सेल हैं, सेल क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो आपके जो सेल्स होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर देंगे। और क्या होगा, और क्या होगा, देखो अब हुआ क्या है, आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई पड़ी है, मतलब आपके जो ब्लड है उसकी पीएच ज्यादा हो गई है। तो आप आपके ब्लड में एक और क्या चीज होती है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये हमने रीनल में भी पढ़ना है, बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब होता क्या है, आपकी बॉडी कहती है कि यार अब ये जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई पड़ी है, इसको मैंने ठीक भी तो करना है, इसको मैंने कंपनसेट भी तो करना है। तो वो क्या करती है, वो चुप करके किडनी को हुक्म देती है कि बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट कर दो, ठीक है, बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट कर दो। तो जब हम बेस को रिमूव करते हैं, जब हम ब्लड से बेस को रिमूव करते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी एसिडोसिस। तो ये हम इसकी जो पूरी डिटेल है वो उसमें हम पढ़ेंगे रीनल में, ठीक है। उसके बाद और इसमें वो कहता है कि पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, क्यों, देखो जब आप एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन कम है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। और मैं आपको बता बता के थक गया हूं कि भाईजान लंग्स में जब भी हाइपोक्सिया होता है क्या होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन पूरी बॉडी में जब भी ऑक्सीजन कम होगी, हाइपोक्सिया होगा, वेजो डायलेशन होती है। तो बॉडी और लंग्स दोनों उलट चलती हैं। तो जब भी लंग्स में हाइपोक्सिया होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस, आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। और क्या होगा, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, हम पढ़ते आए हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसने राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आना होता है, किसमें, लंग्स में। तो लंग्स में तो आगे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो राइट वेंट्रिकल होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड हो जाएगा, इसको हम कहते हैं आरवीएच या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद आपने एक चीज और इसमें लिखी हुई है, और वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें जो आपका एक ना प्रोडक्ट होता है थ्री 23BPG, इसको हमने डिटेल में पढ़ना, टेंशन नहीं लेनी, जो चीजें आपकी रह जाती हैं मेरे नोट में एक एक लफ्ज मुझे पता होता है कि क्या रहता है क्या है, तो मैं सारा कुछ आपको करवाऊंगा। तो जो 23BPG होता है ना, ये इंक्रीज हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे किस तरह इंक्रीज होता है। ये क्या करता है, ये ना हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, बाइंड विद हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो ये क्या करता है, ये जो हमारी जो कर्व होती है वो राइट शिफ्ट हो जाती है। पहले हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में लेफ्ट शिफ्ट होती थी, जिससे अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो आपका 23BPG है ये क्या करता है, ये राइट शिफ्ट कराता है, और राइट शिफ्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों पढ़ेंगे। जब भी राइट शिफ्ट होती है तो आपकी अफिनिटी कम हो जाती है, और जो ऑक्सीजन रिलीज है वो ज्यादा हो जाता है। तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से ऑक्सीजन को छोड़ देगी, वो इतनी ज्यादा अटैच नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, बहुत आसान है, और ये आपको सबको पहले आती थी। इसमें आपने ये वाला पॉइंट नहीं भूलना, बाइकार्बोनेट वाला पॉइंट नहीं भूलना, और इसमें आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वाला पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है। बाकी आपको आते हैं तकरीबन। जरा मुझे बताएं कि टॉपिक क्लियर है, आगे चलें, जल्दी बताएं जल्दी। डॉक्टर समीना को क्लियर है, बाकी भी बताएं जरा, डॉक्टर अनम को भी क्लियर है, डॉक्टर फकीजा को भी क्लियर है, चलें ठीक है, तकरीबन सबको क्लियर है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार छोड़ो नारायण कागान को, क्या करना है नारायण कागान जाके, पाकिस्तान के हालात वैसे ही बड़े खराब हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जिम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जिम स्टार्ट कर देता हूँ। आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। अब आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करेगी एक्सरसाइज को, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। पहले आप नारायण कागान गए थे, उसमें क्या हुआ था, आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई थी। अब आपने कहा कि चलो यार मैं ना एक्सरसाइज करना शुरू कर, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जब आपने जिम ज्वाइन की तो अब क्या होगा, देखो
आपने माशाल्लाह पुशअप लगाए, पुल अप लगाए, ठीक है, और बाकी सारी एक्सरसाइजेज की। आप क्या हुआ, असीटाजोलामाइड मेरी तरफ से उसको दे देना जो न्यूरॉन कौन जा रहा हो। तो रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, उसके अलावा इंक्रीज, अच्छा जो एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज में क्या होगा, एक्सरसाइज में क्या होगा, आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो, जब आपका सांस फूलेगा, आपका दिल जल्दी जल्दी धड़केगा, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपकी कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, तो आपकी बुक ने लिखा है क्यू, लेकिन क्यू का मतलब क्या है, परफ्यूजन, हमने कल ही पढ़ा अभी, कि अमाउंट ऑफ ब्लड टू ऑर्गन्स। जब आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ ब्लड टू ऑर्गन्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो आपका पल्मनरी फ्लो है, जो आपकी पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन्स हैं, इनमें जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पल्मनरी फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिससे होगा क्या, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो आपकी वी ओवर क्यू रेशियो है ना, ये आइडियल हो जाती है, ये तकरीबन 1 के बराबर आ जाती है। तो जब हमने कल पढ़ा था कि जब हमारी वी ओवर क्यू रेशियो 1 के बराबर आती है तो मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एयर तो पहले ही होती है, आपकी परफ्यूजन भी ज्यादा हो जाती है, और वेंटिलेशन पहले ज्यादा थी, तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन सेम हो जाते हैं, और ये 1 के बराबर आ जाती है, यूनिफॉर्म हो जाता है पूरी लंग्स में। तो जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, मतलब जो आपके मसल्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपकी जो ऑक्सीजन क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। तो जब आपके सेल के लेवल पे क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, एसिडिक है, जिसकी वजह से पीएच उसकी कम है। मतलब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, तो आपका जो सेल है उसके लेवल पे क्या हो रही है, पीएच कम हो रही है। और हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब भी पीएच आपकी कम होगी, जब भी पीएच आपकी कम होगी, आपकी जो कर्व होगी वो राइट शिफ्ट कर जाएगी। वो क्या हो जाएगी, राइट शिफ्ट कर जाती है। ये हम इंशाल्लाह कल या परसों पढ़ेंगे। जब भी पीएच कम होगी, तो देखो जो मेरा स्केलेटल मसल था उस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जो कि एसिडिक है, और मेरी पीएच लो हो गई, जिसकी वजह से राइट शिफ्ट हुई। राइट शिफ्ट मैंने बताया कि जब भी राइट शिफ्ट होती है ना, तो डिक्रीज अफिनिटी, अफिनिटी हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, अफिनिटी कम हो जाती है। जब अटैचमेंट कम होगी तो हम किसी को भी बड़ी जल्दी से छोड़ सकते हैं। तो जब अफिनिटी कम होगी तो क्या होगा, अनलोडिंग, ठीक है, अनलोडिंग ज्यादा हो जाएगी। अनलोडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो हमारे मसल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। अजान हो रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट बस। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके सेल के लेवल पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनेगी, क्योंकि आपके सेल उसको यूज कर, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, जिससे पीएच ड्रॉप करेगी। जब पीएच ड्रॉप करेगी तो आपकी कर्व में क्या क्या कौन सी शिफ्ट आएगी, राइट शिफ्ट। ये मैंने आपसे पूछना जब मैं पढ़ाऊंगा। जब राइट शिफ्ट आएगी तो अफिनिटी कम हो जाती है। जब भी राइट शिफ्ट आती है तो अफिनिटी कम हो जाती है, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो डीटैच हो जाएगी। जब वो डीटैच होगी तो क्या होगा, जब वो डिटैच होगी तो क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी मसल के लिए। एक ये बात है। उसके बाद अब देखो, आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बन रही है। अब जरा मुझे बताएं कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसमें भी जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, इसमें भी हम तेज तेज सांस लेते हैं, इसमें हमारा आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड कम क्यों नहीं होता। ठीक है, इसमें कम क्यों नहीं होता, इसमें नॉर्मल रहता है। जल्दी बताएं, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक्सटेंसिवली बॉडी को यूज करते हो। ठीक है, आप में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो तब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तब आप में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। तो जब आप तेज तेज सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कंसेप्ट है। उसके बाद वो उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर मेंटेन्ड। ठीक है, ये दोनों क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। और जो बस इसमें यही बात आपने करनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये वाली है, राइट शिफ्ट वाली। ठीक है, ये आपने नहीं भूलनी। ठीक है, ये वाली नहीं भूलनी, और बस इसमें बाकी कुछ भी नहीं है।
राइट शिफ्ट वाली नहीं बोलनी कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी राइट शिफ्ट होती है, जिससे अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है एट सेलुलर लेवल। ठीक है। मेथमोग्लोबुलिनीमिया। अच्छा, इसको आपने गौर से देखना, बड़ी आसान डिजीज है और ये काफी स्टूडेंट को समझ नहीं आती होती। देखो, आपका नॉर्मली जो आयरन होता है, ठीक है, आमतौर पे जो आपकी बॉडी में जितने भी हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली जो आयरन होता है वो कितना होता है? आयरन जो होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है। ठीक है, Fe+2 फॉर्म में होता है। कैसे? देखो, आपकी फर्ज करो, ये मैंने ना ग्राफ से एक डायग्राम बनाई है हीमोग्लोबिन की, इसके दरमियान में ना Fe+2 होता है। ठीक है, Fe+2 होता है। क्यों ऐसा क्यों है? अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? देखो, जो Fe2 होता है ना, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, इसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो ये जो -2 है, यही इसके साथ अटैच कर सकता है। अगर हमारा जो Fe2 है ये कन्वर्ट हो जाए Fe+3 में, तो हमारी ऑक्सीजन अटैच ही नहीं हो पाएगी। जब हमारी ऑक्सीजन अटैच ही नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह के मसाइल आएंगे। अब मेथमोग्लोबिनिमिया में क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन का आयरन होता है वो Fe2 फॉर्म में होता है। इसको हम कहते हैं फेरस। इसको हम क्या कहते हैं? फेरस स्टेट। फेरस स्टेट। ठीक है, जो आपका नॉर्मल आयरन होता है वो Fe+2 होता है, जिसको हम कहते हैं फेरस स्टेट, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। लेकिन अगर कोई मसला आ जाए, जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि हम नाइट्राइट्स थे, तो उससे क्या हो जाता है? उससे जो आपका आयरन है, जो आपका आयरन Fe+2 है, जो Fe+2 है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? Fe+3 में। जब ये Fe+3 में जाएगा तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड है। ये ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेथमोग्लोबिनिमिया। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन क्या हो? फेरिक की फॉर्म में। जो +3 है इसको हम कहते हैं फेरिक, और जो +2 है इसको हम कहते हैं फेरिस। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें आपका आयरन फेरिक की फॉर्म में हो उसको हम क्या कहते हैं? मेथमोग्लोबिन। ठीक है, मेथमोग्लोबिन। हम आगे चलते हैं, और इसमें अगर आपका फेरस, जो आपका नॉर्मल होता है वो फेरस होता है, और आपका जो अब नॉर्मल है वो क्या है? फेरिक है। अब हम आगे चलते हैं कि यार इसमें क्यों होता है ऐसे। देखो, जब भी आपका Fe+3 आएगा ना, जब भी Fe3 आएगा, तो जो ऑक्सीजन है डोंट बाइंड विद ऑक्सीजन। ये जो हीमोग्लोबिन होगी ना, ये ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। तो डोंट बाइंड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी। बट इट कैन बाइंड विद साइनाइड। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा कि साइनाइड के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? नाइट्राइट्स देते हैं। नाइट्राइट्स क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते, वो Fe+2 जो रिड्यूस्ड फॉर्म है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं Fe+3 में। तो जब हम नाइट्राइट देंगे क्या होगा? Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Fe+3 में। तो होगा क्या कि जो आपकी ऑक्सीजन है इट डोंट बाइंड विद, मतलब जो आपकी मेथमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करती, बट इट बाइंड विद साइनाइड। ठीक है, उसके बाद जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगी तो आपकी जो बॉडी होगी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, और क्या होगा? सैचुरेशन और ऑक्सीजन कंटेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम अभी समझते हैं। अभी मैंने आपको एक कराना है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें आपको ये समझ आएगी ज्यादा अच्छे से। उसके बाद जो Fe3 फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं? मेथमोग्लोबिन कहते हैं। अब वो ये कहता है अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो, ठीक है, हायर लेवल पे हमारी जो 1 to 2% हीमोग्लोबिन है, जो 1 to 2% हीमोग्लोबिन है वो क्या होती है? मेथमोग्लोबिन होती है। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन है, मेथमोग्लोबिन। मतलब आपकी बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिसिटी हो गई किसी चीज की जिसकी वजह से मेथमोग्लोबिन बनती है, तो कितनी बनती है? 1 to 2%। डेट डोंट इंप्रूव विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। मतलब आप सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बाहर से भी ऑक्सीजन दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के साथ वो इंप्रूव नहीं करती। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसमें जो आपको एमसीक्यूज आएगा वो ये वाला आएगा कि इसमें जो आपको ब्लड मिलता है वो कौन सा मिलता है? तो आपने याद रखना है, इसमें आपको मिलता है चॉकलेट कलर्ड ब्लड। देखो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और क्या है? ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो आपका जो ब्लड होता है वो शदीद गहरे रंग का, डार्क कलर का हो जाता है। तो जिस तरह चॉकलेट का रंग होता है इस तरह आपका ब्लड काला हो जाएगा। चॉकलेट कलर्ड ब्लड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें से एमसीक्यूज आपको आएगा कि इसमें आपको फाइंडिंग क्या मिलती है? चॉकलेट कलर्ड ब्लड। ठीक है, उसके बाद जो एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से है वो यहां से पूछा जाएगा और आपकी मेडिसिन के भी काम आएगा। जब स्टेप 2 सीख के पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? देखो, अगर आप किसी पेशेंट को डेप्सोन देते हो, ठीक है, डेप्सोन,
या फिर आप क्या देते हो, आप उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हो। लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया क्या करता है, देखो हमने अगर कोई स्पेसिफिक चीज सुन्न करनी हो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप एनजी ट्यूब पास करते हो, खुराक की नाली पास करते हो, या फिर आप पेशाब की नाली, यूरिन कैथेटर पास करते हो, तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर या नर्स होती है, वो जो नाली होती है उसके ऊपर ना एक ट्यूब लगा रहे होते हैं, लीडोकेन, उस ट्यूब का नाम होता है लीडोकेन। ठीक है, तो उस वो भी क्या है, लोकल एनेस्थीसिया है, वो जहां जहां से गुजरती है वो जो हमारी स्किन होती है उसको सुन कर देती है, जिससे हमें पेन नहीं होती। तो आपने याद रखना है जो लोकल एनेस्थीसिया कौन सा, बेंजोकेन। ठीक है, बेंजोकेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके लिखे ऊपर लिख लेना, इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। डेप्सोन, लोकल एनेस्थीसिया कौन सा, बेंजोकेन, या फिर आपके नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स, ये तीनों कॉज क्या करते हैं, मैथमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैथमोग्लोबिन कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, Fe+2 फॉर्म ऑफ आयरन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, Fe+3 में, जिससे हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर किसी बंदे को क्या हो जाए, मैथमोग्लोबिनिमीमिया हो जाए, तो हम उसका ट्रीट कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें से जो एमसीक्यूज आएगा ना वो ये वाला आएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो मैथमोग्लोबिनिमीमिया कराती हैं, या फिर ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, आप मिथाइलिन ब्लू दोगे। मिथाइलिन ब्लू क्या करती है, उसको रिवर्स कर देती है, या फिर आप उसको एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड सेम नाम है उसका, तो ये हम देंगे। ठीक है, तो मैथमोग्लोबिनिमीमिया को मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का डिस्कनेक्ट हो गया था। नॉर्मल जो आयरन होता है हमारे ब्लड में वो Fe+2 में होता है, लेकिन किसी वजह से कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, कोई वजह है, और जो हमारा आयरन अगर वो Fe+3 में आ जाए तो उसको हम कहते हैं मैथमोग्लोबिन। ठीक है, हमारी ब्लड में क्या हो गया है, मैथमोग्लोबिनीमिया हो गया। अब जो मैथमोग्लोबिनीमिया है, चूंकि इसमें आयरन Fe+3 में है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, तो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड ही नहीं करेगा, वो साफ इनकार कर देगा। जब वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगी, सैचुरेशन कम हो जाएगी। जब सैचुरेशन कम होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, पेशेंट हमारे साइनोसिस हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये वाला है, कौन कौन सी ड्रग्स काज कराती हैं, तो आपने कहना है डेप्सोन, लोकल एनेस्थीसिया जिसमें बेंजोकेन और नाइट्राइट्स। उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी आपने इसको देना है। ये आपकी बुक की लाइनें हैं। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये पूरा पेज समझ आ गया है। जरा मुझे बता दें कि आपको ये तीनों टॉपिक समझ आ गए हैं, रिस्पॉन्स टू हाई एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज और मैथमोग्लोबिनीमिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक वो हम करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। जल्दी बताएं, डॉक्टर अक्सा को क्लियर हो गया जी, बाकी भी बताएं, जल्दी बताएं। तकरीबन आप सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ। आई थिंक ये मुझे बताना ये पुराने एडिशन में है या नहीं है, ये वाला टॉपिक, ये वाला, ये हमने कल हीमोग्लोबिन पढ़ा था, तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ये वाला, ये आपके बुक पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, मैं सेंड कर दूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको अच्छे से करना है। जल्दी बताएं। और बता दें, चलिए ठीक है, मुदस्सिर शहबाज को मिल गया, मतलब एक बच्चे का है तो सबका ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे से करना है। ये जिस तरह बुक पे लिखा हुआ है ना, इसने अल्लाह ही हाफिज करके लिखा हुआ है, तो इसने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ ना आए और आप तंग हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको तंग नहीं होने दूंगा कभी भी कॉन्सेप्ट में। तो हम इसको अच्छे से करते हैं, और जो फिलहाल आप अपनी बुक छोड़ दें, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आपने वो सुनना है और वही अपनी बुक पे लिखना है, क्योंकि बुक वाले ने बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है और वो आपको कभी भी समझ नहीं आ सकता अगर बुक वाला पढ़ने बैठोगे। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने उसको अपनी बुक पे एनोटेट कर लेना है, बुक पे लिखना, नोट्स नहीं बनाने, नोट्स गुम हो जाते हैं, बुक पे लिखना है। अच्छा, हम इसको देखते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट, इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। अच्छा, इसने काफी गड़बड़ करके लिखी है, तो मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, बुक को छोड़ दो, एक दफा इधर सुनो। ठीक है, आपने इधर गौर से देखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वो कहते हैं ना कि देखो देखो गौर से वरना पूछोगे किसी और से, तो आपने इसको गौर से देखना है वरना आपको किसी और से पूछने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसकी जरूरत ना आए, आपने इधर देख लेना है। अब आपकी जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में वो दो फॉर्म्स में होती है। ठीक है, टू फॉर्म्स में होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है या वो क्या होगी, बाउंडेड ऑक्सीजन होगी। ठीक है, क्या होगी, बाउंडेड ऑक्सीजन होगी, या फिर क्या होगी, अनबाउंडेड ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अनबाउंडेड ऑक्सीजन होगी, अनबाउंडेड ऑक्सीजन होगी। आपकी यहाँ बाउंडेड ऑक्सीजन होगी और यहाँ क्या होगी, अनबाउंडेड ऑक्सीजन होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, तो क्या मैं टोटल ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ?
क्या मैं टोटल ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ? यस, मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्लड में कितनी टोटल ऑक्सीजन है, तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं बाउंडेड ऑक्सीजन चेक करूंगा, और क्या चेक करूंगा? अनबाउंडेड ऑक्सीजन चेक करूंगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने पहले कैलकुलेट करनी है कि यार मेरी जो अनबाउंडेड ऑक्सीजन है, जो मेरा पार्शियल प्रेशर बना रही है, वो कितनी होती है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अनबाउंडेड ऑक्सीजन को, फिर बाउंडेड ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, पहले हम अनबाउंडेड करते हैं, फिर बाउंडेड, और फिर हम इनको ऐड करेंगे और हमें टोटल ऑक्सीजन मिल जाएगी। देखो गौर से देखना, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें आपने अब हम मैं पहले निकालता हूं कि डिसॉल्व्ड कितनी है। डिसॉल्व्ड का मतलब है अनबाउंडेड, कि जो मेरे प्लाज्मा में क्या है, मिक्स है। ठीक है, तो मैं अपनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करना चाह रहा हूँ, गौर से देखना। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या मतलब है? इसको मैं क्या करूंगा, देखो। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैं कैसे चेक कर सकता हूं? मैं पार्शियल प्रेशर, जो मेरा पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी ऐसी चीज के साथ कि मेरे 1 मिलीलीटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, तो मैं अपनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक कर सकता हूं। मैं फार्मूला लिखता हूं, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखो, अगर मैं पार्शियल प्रेशर को सोलिबिलिटी के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। और सोलिबिलिटी क्या चीज होती है? सोलिबिलिटी हमें यह बताती है कि आपकी कितनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 1 मिलीलीटर ब्लड में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इसको हम कहते हैं सोलिबिलिटी। 1 मिलीलीटर ब्लड में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, इसको हम कहते हैं सोलिबिलिटी। ये हमने पहले से कैलकुलेट की हुई है। और अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, कि मेरे ब्लड में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है। तो आप सबको पता है कि माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे बंदे हो, आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो नॉर्मल कितना होता है? वो 104 होता है, 100 से 104 होता है। फिर मैंने कल बताया था कि हमारे ए ग्रेडियंट की वजह से थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, जिसकी वजह से 104 से 100 पे आ जाता है। तो हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं 100। ठीक है, हमारी बॉडी में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना होता है? 100। और हमें पता है कि जो मेरी ऑक्सीजन है, 1 मिलीलीटर ब्लड में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है? वो हो सकती है 0.003। 0.0, एक मिनट, 0.003। ठीक है, ये मुझे पता है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट थ्री ऑक्सीजन पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 0.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व है मेरे ब्लड में। ठीक है, अगर मेरा कितना प्रेशर है? 100 प्रेशर है। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़े बहुत। देखो, मैंने क्या किया, मैंने ना टोटल ऑक्सीजन चेक करने की कोशिश की। मैंने कहा चलो पहले ना मैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चेक करता हूँ, जो अनबाउंडेड है। उसका फार्मूला क्या है? हम पार्शियल प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या चीज होती है? सोलिबिलिटी एक गैस की प्रॉपर्टी है कि कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 1 मिलीलीटर में डिसॉल्व हो सकती है। तो वो मैंने निकाली हुई है, कितनी है? 0.03 है। और इसको जब मैंने पार्शियल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट थ्री ऑक्सीजन आई, 0.3 ऑक्सीजन पर मिलीलीटर। तो मुझे पता चला मैंने इसका जो समरी निकाली वो ये थी कि एट 100 मिलीलीटर, ओ सॉरी, एट 100 पार्शियल प्रेशर, जो मेरा पार्शियल प्रेशर है, एट 100 पार्शियल प्रेशर, कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है? 0.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ ब्लड। अब जरा मुझे बताएं कि इसकी समझ आई है, इस लाइन की समझ आ गई है कि 100 ml ऑफ ब्लड में आपकी, अगर आप 100 प्रेशर रखते हो, तो आपकी कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगी? 0.3 मिलीलीटर। 0.3 मिलीलीटर, जल्दी बताएं। डॉक्टर समीना को क्लियर हो गया? चलें ठीक है, आप सबको तकरीबन समझ आ गई। अच्छा, इधर एक थोड़ी सी करेक्शन कर दें। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ ब्लड है, ये 100 ml है, 1 ml नहीं है, 100 ml है। ये जिस तरह मैं आपको कैलकुलेशन में आपको ग्रुप में शेयर करूंगा ना, अपनी बुक पे लाजमी लिख लेना, वरना आपको बुक वाला कभी भी समझ नहीं आ सकता, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमें इस कैलकुलेशन से ये पता चला कि अगर हम 100 पार्शियल प्रेशर रखें, 100 पार्शियल प्रेशर रखें, तो हमारी 0.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी, किसमें? 100 ml ऑफ ब्लड में। अब मैंने कहा कि यार चलो मैं ना अब बाउंडेड ऑक्सीजन कैलकुलेट करता हूँ, कि मेरी कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या है? बाउंडेड है। कितनी ऑक्सीजन क्या है? बाउंडेड है। इसको मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि अगर मैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लूं, ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ एच बी,
अगर मैंने एक ग्राम हीमोग्लोबिन का लिया, तो मुझे पता है कि एक ग्राम हीमोग्लोबिन कैन बाइंड, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट के साथ बाइंड कर सकती है? 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मुझे इस बात से ये पता चला कि मेरी एक ये मुझे साइंटिस्ट ने बताई है, मैंने खुद नहीं कैलकुलेट की, कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है ना, वो कितनी अमाउंट के साथ बाइंड कर सकती है? वो कर सकती है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक हो गया, मान लिया। उसके बाद मैंने कहा, मैंने इसको इस तरह, इसको इस तरह मैंने लिख दिया कि 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ओवर 1 ग्राम, कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद आपने याद रखना है कि यार अगर मैं 100 मिलीलीटर लूं, ठीक है, 100 मिलीलीटर ब्लड लूं, अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड लूं, या फिर हम 100 मिलीलीटर को 1 डेका लीटर भी कहते हैं, 1 डेका लीटर। तो आपको पता है कि आपके 100 मिलीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी होती है? सीबीसी आप सबने पढ़ी हुई है। सीबीसी में क्या होता है? सीबीसी में नॉर्मल वैल्यू 14.5 से 17.5 होती है, तो वो पर डेका लीटर होती है। मतलब एक एक 100 मिलीलीटर में हमारी कितनी हीमोग्लोबिन होती है? हम लगा लेते हैं 15 ग्राम। 15 ग्राम 100 मिलीलीटर में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 15 ग्राम। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है? 1.34 मिलीलीटर। ठीक है, 1.34 मिलीलीटर। अब मैंने चेक करना है कि यार मेरा 100 मिलीलीटर अगर मैं ब्लड हो, अगर मेरे पास 100 मिलीलीटर ब्लड हो, मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन हो, तो कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है? मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? मैं इनको टोटल लेने लगा हूं। बाउंडेड ऑक्सीजन कितनी है? बाउंडेड ऑक्सीजन कैसे आएगी? बाउंडेड ऑक्सीजन कैसे आएगी? मैंने 100 मिलीलीटर में जितना हीमोग्लोबिन था वो कितना था? 15 था। और 1 ग्राम कितना कैरी कर सकता है ऑक्सीजन को? 1.34। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो कितनी मेरी वैल्यू आई? 20 आई। ठीक है, ये तकरीबन 20 के करीब आता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट 20, वैसे 20.1 आता है, 20.1। अब मुझे पता चला कि मेरी अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड लूं ना, इन दो कैलकुलेशन से मुझे ये पता चला, अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड लूं, उसमें 0.3 मिलीलीटर क्या होगी? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। और 20.1 मिलीलीटर क्या होती है? बाउंडेड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मुझे ये पता चला इससे। तो आपने याद रखना है कि आपका 100 मिलीलीटर ब्लड में कितनी होती है? 20.1 क्या होती है? बाउंडेड, जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। और 100 मिलीलीटर ब्लड में 0.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन क्या होती है? डिसॉल्व्ड होती है, जो कि आपकी मिक्स होती है, जो अनबाउंडेड होती है। मुझे बताएं, इन दोनों कैलकुलेशन की समझ आई है या मैं दोबारा बताऊं? जल्दी करना चाह रहा हूं कि यार मेरे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करता हूं। मैंने चेक करनी है टोटल ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, इन ब्लड, और मैं उसको ले रहा हूं 100 ml। मतलब मैंने 100 ml ब्लड लिया, और मैंने उसका ऑक्सीजन कंटेंट देखना चाह कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिसॉल्व्ड और बाउंडेड दोनों को क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा, जमा कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो डिसॉल्व्ड थी वो कितनी थी? जो डिसॉल्व्ड थी वो कितनी थी? वो थी हमारे पास 0.3 ml, 0.3 ml थी। और जो हमारी बाउंडेड थी, जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड थी, वो कितनी थी? वो थी 20.1 ml। ठीक है, जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 20.4 ml पर 100 मिलीलीटर। इस वैल्यू से मुझे ये पता चला कि थ्योरेटिकली अगर हर चीज बिल्कुल ओके हो, कोई मसला ना हो, तो अगर मैं 100 मिलीलीटर ब्लड लूंगा तो उसमें टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी? 20.4 ml। और इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, कितनी लेते हैं? 20 ml। मतलब आपने सिंपली याद रखना है, अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें कितने ml होगी ऑक्सीजन? 20 ml। ठीक है, ये हो गई सीधी सीधी बात। अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जिसमें आपने कंफ्यूज होना है। अभी हमने एक टेबल करना है, और उस टेबल की आपको समझ नहीं आ सकती अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। देखो, ये तो हमने टोटल ऑक्सीजन कैलकुलेट कर ली। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन इन 100 ml, इन 100 ml, 100 ml में कितनी ऑक्सीजन होती है? 20 ml। ठीक है, ये आपने अपनी बुक पे लिख लेना। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, एक कॉन्सेप्ट ये है, देखो, ये आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी 4 पॉकेट्स होती हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जरा बताएं, सैचुरेशन हम किसको कहते हैं? बल्कि मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सैचुरेशन हम कहते हैं कि कितनी पॉकेट्स फिल हैं। ठीक है,
फर्ज करो मैं पर्पल से इसकी पॉकेट फिल करता हूँ, मैंने सिर्फ एक पॉकेट फिल की, ठीक है, इसकी चार चार क्या थी, इसकी चार पॉकेट थी, मैंने एक पॉकेट फिल कर दी, एक पॉकेट में ऑक्सीजन आ गई है, तो इसकी सैचुरेशन कितनी होगी? 25%। मतलब अगर परसेंट में हम लें तो सिर्फ चार जगह थी, चार में मैंने एक फिल की, 25% इसकी सैचुरेशन है। अगर मैं दो पॉकेट फिल कर दूं तो कितनी होगी? 50%। ऐसे ही है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना वरना आपको तंग हो गया आगे जाके। उसके बाद अगर मैंने तीन पॉकेट्स फिल की तो मेरी जो सैचुरेशन है वो मुझे कितनी मिलेगी? 75%। अगर मैंने चारों पॉकेट्स फिल कर दी तो मेरी जो सैचुरेशन है वो कितनी मिलेगी? 100%। अब मुझे मेरा बताने का मकसद ये है कि जो आपकी सैचुरेशन है ना, ये सैचुरेशन डिपेंड किस पे कर रही है? सैचुरेशन डिपेंड कर रही है ऑक्सीजन बाउंडेड की वजह से, मतलब ऑक्सीजन बाउंडेड, कितनी ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ क्या है? बाउंडेड है। और ये डिपेंड नहीं करती, जो सैचुरेशन है डोंट डिपेंड अपॉन एचबी अमाउंट, ये हीमोग्लोबिन की अमाउंट पे नहीं डिपेंड करती। क्यों? क्योंकि देखो, हमने एक हीमोग्लोबिन भी हमें मिल जाए तो हम उसकी सैचुरेशन देखेंगे तो हमें अगर वो सारी फिल है तो हम कहते हैं 100% है। तो ये हीमोग्लोबिन की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती सैचुरेशन, ये सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? कि कितनी ऑक्सीजन, कितनी पॉकेट्स फिल है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं। जो अनीमिया होता है, जो अनीमिया होता है, अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया में क्या होता है? आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। जरा मुझे बताएं सारे, मैं अभी देखता हूं आपको कितनी समझ आई है। इसमें सैचुरेशन नॉर्मल रहेगी या कम हो जाएगी? जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस कह रही है नहीं कम होगी, डॉक्टर मुकद्दस कह रही है नॉर्मल होगी, डॉक्टर अदनान कह रहे हैं नॉर्मल, डॉक्टर पकीजा, हाँ, मतलब मेरी बात आपके पल्ले पड़ गई है। देखो, आपने याद रखना है, जो आपकी सैचुरेशन होती है ना, जो आप पल्स ऑक्सीमीटर से कर रहे होते हो, वो सिर्फ आपको ये बताती है कि आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच है। वो आपको कभी भी हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बता सकती, हीमोग्लोबिन की अमाउंट नहीं बता सकती। तो आपने याद रखना है, अनीमिया में जो सैचुरेशन होती है वो नॉर्मल होती है, जो सैचुरेशन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। इसके बरक्स अभी हमने एक चीज पढ़ी है, मैथमोग्लोबलिनीमिया। मैथमो मैथमोग्लोबलिनीमिया मैथमोग्लोबिन में क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो अटैच ही नहीं हो पाती। किसके साथ? किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जरा मुझे बताएं कि मैथमोग्लोबिनीमिया में जो सैचुरेशन है वो नॉर्मल रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? जल्दी बताएं। शाबाश, आप सबको समझ आ गई है। डॉक्टर तरीम कह रही हैं कम हो जाएगी, बाकी क्या कहते हैं? डॉक्टर मुकद्दस एक्सलेंट, आप भी सही बता रही हैं। तकरीबन आप सारे सही कह रहे हो कि जो मैथमोग्लोबिनीमिया है इसमें सैचुरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा है साइनाइड पॉइजनिंग। अभी हमने क्या पढ़ा है? साइनाइड पॉइजनिंग। अच्छा मुझे बताएं, साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है, बट आपका जो आरबीसी होता है वो तो नॉर्मल होता है। जरा मुझे बताएं कि साइनाइड पॉइजनिंग में सैचुरेशन नॉर्मल रहेगी या हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर समीना कह रही है नॉर्मल, अदनान भी नॉर्मल कह रहा है, और बाकी तकरीबन आप सारे नॉर्मल, डॉक्टर पकीजा भी नॉर्मल कह रही है, डॉक्टर अनम भी नॉर्मल ही कह रही है। तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है? आपकी सैचुरेशन क्या होती है? नॉर्मल होती है। अभी हमने पढ़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग उसमें क्या होता है? उसमें जो आपकी चार पॉकेट्स थी, दो दो पे कौन कब्जा कर लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में जो सैचुरेशन है वो नॉर्मल रहनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस कह रही हैं कम होनी चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? आपकी कार्बन जो सैचुरेशन है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो समझो कि आपका जो नीचे टेबल लिखा हुआ है मैं आपको रीड कराता हूँ एंड पे, वो आपको समझ आ चुका है। हम आगे चलते हैं, और मैं बल्कि आप सारे बताएंगे मुझे। अगर एक पेशेंट है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? इंक्रीज्ड आरबीसी, आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा हो गए हैं तो मुझे बताएं, जो एचबी है, जो हीमोग्लोबिन है, वो भी ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो इसमें सैचुरेशन ज्यादा होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। पॉलीसाइथीमिया में सैचुरेशन आपको नॉर्मल मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? तो एक्सीलेंट, आप सारी माशाल्लाह सही बता रहे हो, मतलब आप बहुत जीनियस बंदे हो। तो जो इसमें पॉलीसाइथीमिया है इसमें सैचुरेशन आपको क्या मिलेगी? नॉर्मल मिलेगी। ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट है, टोटल ऑक्सीजन कंटेंट में आपको क्या क्या मिलता है?
एक तो आपकी सैचुरेशन होती है, मतलब आपका बाउंडेड कितना है, और अनबाउंडेड क्या है, डिसॉल्व्ड है। तो इसमें जो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी ज्यादा हो गए हैं। आरबीसी क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। तो आपको पॉलीसाइथीमिया में टोटल ऑक्सीजन कंटेंट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। अब मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप अपने इर्द गिर्द पूछ के देखना, तकरीबन 70-80% लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा कि इसमें सैचुरेशन क्यों कम ज्यादा होती है और इसमें क्या हिसाब है सैचुरेशन का। सैचुरेशन की समझ नहीं आती होती। तो मैंने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि सीधा इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको टेबल बताता हूँ। मैंने आप सबसे पूछा, आप सब आंसर कर रहे थे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, आपकी पॉकेट्स फिल हो जाती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। जो आपका हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो आपकी सैचुरेशन है वो ड्रॉप कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कंपीट करती है ऑक्सीजन के साथ। बट जो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो नॉर्मल रहती है, और टोटल ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सैचुरेशन कम हो गई है। अगर एक बंदा है अनीमिया का, आपने उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, उसकी सैचुरेशन नॉर्मल आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी सैचुरेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंडेड विद हीमोग्लोबिन, नॉट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने याद रखना है, अनीमिया में हमारी जो सैचुरेशन है वो नॉर्मल होती है, और लेकिन जो आपकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। इसको ही तो हम अनीमिया कहते हैं। जिसकी वजह से आपका टोटल ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपकी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी नॉर्मली रहती है। इसके अलावा मेथमोग्लोबिनीमिया हमने अभी अभी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, आपकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल रहती है, लेकिन जो आपकी सैचुरेशन है वो कम हो जाती है। सैचुरेशन क्यों कम होती है? क्योंकि आपका जो Fe+3 है ये बाइंड ही नहीं कर पाता ऑक्सीजन को। उसके बाद एंड पे देखें साइनाइड टॉक्सिसिटी। साइनाइड का कोई लेना देना नहीं है सैचुरेशन के साथ, कोई लेना देना नहीं है पार्शियल प्रेशर के साथ। तो इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। इसमें टोटल ऑक्सीजन कंटेंट भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें मसला कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी में मसला होता है। इसके बाद पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आपकी आरबीसी ज्यादा हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सैचुरेशन नॉर्मल होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी नॉर्मल होती है, और लेकिन जो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा हो गई है। अब जरा मुझे बता दें कि ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड सबको समझ आ गया है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ये थोड़ा सा टेक्निकल सा टॉपिक था। जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेशन कराई है, यही कैलकुलेशन आपने बुक पे लिखनी है।